मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों से संबंधित प्रश्नों को। ये प्रश्न हमारे पास कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में, या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में। और इसके अलावा ये प्रश्न बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को जानना है, ताकि ये पता चल सके कि किस तरीके से हमारे सिलेबस में इन संस्कृत के कवियों से संबंधित प्रश्नों को जोड़ा गया है। तो एक श्रृंखला में हम संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों से संबंधित प्रश्नों को जानने वाले हैं, तो इसलिए आप हमारे साथ सभी लेक्चर्स में जरूर जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम इन संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों से संबंधित प्रश्नों को बहुत शॉर्ट डिटेल में जानेंगे, ताकि माइंड में इतना सेट हो जाए कि हमें किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाए, भले ही वह मल्टीपल चॉइस के रूप में हो, भले ही वह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में हो, या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में हो, तो हम उन प्रश्नों को हल कर सकें। अपने साथ एक नोटबुक रखिए और साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। जहां भी आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। तो हम पिछले कई लेक्चर से संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों से संबंधित प्रश्नों को जान रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज हम कवि कुलगुरु के नाम से प्रसिद्ध और भारत के शेक्सपियर कहे जाने वाले कालिदास के बारे में जानने वाले हैं। चलिए देखते हैं किस तरह के प्रश्न हमें तैयार करने हैं। ये सबसे पहले समय देखते हैं, क्या है इनका समय, प्रथम शताब्दी। साथ साथ नोट डाउन जरूर करते रहें स्टूडेंट्स। किस राजा के आश्रित रहे, उज्जैन के प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य। और ये राजा विक्रमादित्य वही हैं जिनसे विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। इनकी पत्नी का नाम विद्योतमा, और इनकी पत्नी बहुत विदुषी थी और शास्त्रार्थ में पराजित हुए विद्वानों ने उनका विवाह कालिदास से करवा दिया। और जब विद्योतमा को पता चला कि कालिदास मूर्ख हैं, तो विद्योतमा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। पत्नी के द्वारा अपमानित होने पर कालिदास ने माँ काली की उपासना की, माँ काली की आराधना की और उनके आशीर्वाद से प्रतिभा संपन्न विद्वता को प्राप्त किया। और विद्वान कालिदास जब घर लौटे, उन्होंने पत्नी को क्या कहा, अनावृतम कपाटम द्वारम देही, अर्थात दरवाजा खोल दो। तब उनकी पत्नी विद्योतमा ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया, अस्ति कश्चित वाक् विशेषः, कि क्या वाणी में कुछ विशेषता है। और ऐसा कहा जाता है कि इन वाक्यों के 3 पदों से आरंभ करके कालिदास ने 3 ग्रंथों की रचना की। अस्ति पद से कुमार संभव महाकाव्य का आरंभ किया और कश्चित पद से मेघदूत खंड काव्य का आरंभ किया और वाक् पद से रघुवंश महाकाव्य का आरंभ किया। तो देखिए एक बार, इन 3 पदों से उन्होंने इन 3 रचनाओं का आरंभ किया और इन तीनों रचनाओं को लघुत्रयी के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास की 3 रचनाओं में कुमार संभवम महाकाव्य को, रघुवंशम महाकाव्य को और मेघदूत खंड काव्य को लघुत्रयी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एक बार देख लीजिए स्टूडेंट्स कि अस्ति पद से कुमार संभव महाकाव्य का शुभारंभ किस प्रकार किया। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। तो इस प्रकार अस्ति पद से कुमार संभवम महाकाव्य का शुभारंभ किया। और कश्चित पद से किस काव्य का आरंभ किया, मेघदूतम खंड काव्य का। देखिए एक बार, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। और वाक्पद से किस काव्य का शुभारंभ किया, रघुवंशम महाकाव्य का। वागार्थाविव संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये।
तो इस प्रकार ऐसे भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। महाकवि कालिदास शिव भक्त कहे जाते हैं और उन्होंने अपने तीनों नाटकों का शुभारंभ भगवान शिव की स्तुति से किया है। कालिदास की रचनाओं के विषय में जानते हैं। ऐसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत बार पूछे जाते हैं कि रचनाएं कितनी है, 7। 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो उर्वश्यम और मालविका अग्निमित्रम, और 2 महाकाव्य लिखे हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। 2 खंड काव्य लिखे हैं, मेघदूतम और ऋतु संहारम, और खंड काव्य को गाए जाने के कारण गीति काव्य भी कहा जाता है। तो ऐसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि इनकी कितनी रचनाएं हैं और उनकी रचनाओं का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। कि 3 नाटक हैं, 2 महाकाव्य हैं, 2 खंड काव्य हैं। इनके नाम आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके अलावा एक श्लोक आपने पिछले लेक्चर्स में भी तैयार किया था। कौन सा श्लोक था? उपमा कालिदासस्य, साथ साथ बोलते जाइए स्टूडेंट्स। भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः श्रीहर्षः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। अब देखिए इसी श्लोक में कितने सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से तैयार करना है। कि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? उपमा अलंकार के लिए। तो यानी इनका प्रिय अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार। भारवी किसके लिए प्रसिद्ध है? अर्थ गौरव के लिए। दंडी और श्रीहर्ष कवि पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। और माघ में इन तीनों कवियों की विशेषताएं हैं। कालिदास की उपमा की प्रधानता भी है, भारवी के अर्थ गौरव की भी प्रधानता है, और दंडी श्रीहर्ष के पद लालित्य की भी प्रधानता है। इस श्लोक को अच्छे से याद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। महाकवि कालिदास को क्या उपाधि दी गई है? दीप शिखा। और ये वृतांत रघुवंशम महाकाव्य में उपलब्ध होता है, अज और इंदुमती के वृतांत में। चलिए अब एक एक करके इनकी रचनाओं के विषय में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महाकाव्यों की, और उसमें हमने जाना कि कुमार संभवम महाकाव्य है। और इस महाकाव्य का विभाजन 17 सर्गों में किया गया है। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और कुमार संभवम का अर्थ क्या है? कुमार यानी कि कार्तिकेय, संभव माने उत्पत्ति, यानी यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की उत्पत्ति से संबंधित वृतांत को बताया गया है। यहाँ पर नायक और नायिका कौन है? नायक हैं भगवान शिव, और कहीं कहीं पर कार्तिकेय को भी नायक कहा गया है, और नायिका है पार्वती। तो इस क्रम से तो भगवान शिव ही नायक होने चाहिए। और यहाँ पर जो वृतांत है, पार्वती द्वारा शिव की तपस्या करना, शिव को वर रूप में प्राप्त करना और कार्तिकेय की उत्पत्ति होना। और यहाँ पर तारकासुर नामक असुर के वध का भी वृतांत है। और इसकी प्रसिद्ध सूक्ति है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो इतने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं कि इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। इसका क्या अर्थ है? कार्तिकेय की उत्पत्ति। नायक और नायिका कौन है? शिव और पार्वती। किस मुख्य वृतांत के बारे में बताया गया है? तारकासुर वध के बारे में। प्रसिद्ध सूक्ति कौन सी है? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम जानते हैं रघुवंशम महाकाव्य के विषय में। इसमें 19 सर्ग हैं और 1569 श्लोक हैं, और इसमें 31 सूर्यवंशी रघुवंशी राजाओं का वृतांत है। राजा दिलीप का पुत्र है रघु, रघु का पुत्र है अज, अज का पुत्र है दशरथ, दशरथ का पुत्र है राम, राम का पुत्र है कुश, कुश का पुत्र है अदिति।
तो यानी रघुवंश का आरंभ जो है दिलीप के वर्णन से होता है और उसका अंत जो है अग्निवर्ण नामक राजा के वर्णन से होता है। इसका उपजीव्य काव्य यानी कि इसका स्रोत ग्रंथ कौन सा है? रामायण और पद्म पुराण से। और रघुवंशम की गणना लघुत्रयी काव्य में की जाती है। तो इतने प्रश्न आपको याद रखने की 19 सर्ग हैं, 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है, उपजीव्य काव्य है रामायण और पद्म पुराण और इसकी गणना लघुत्रयी काव्यों में की जाती है। ठीक है, अब हम जानते हैं इनके 3 नाटक हैं और सबसे पहले हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की बात करते हैं। ये विश्व साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। इसमें कितने अंक हैं? 7 अंक हैं और जो मुख्य अंक है वो है चतुर्थ अंक। नायक और नायिका कौन है? नायक है राजा दुष्यंत और नायिका है शकुंतला। इन दोनों की प्रणय कथा का वर्णन है। शकुंतला के माता पिता का नाम क्या है? माता का नाम है मेनका, पिता का नाम है ऋषि विश्वामित्र और शकुंतला के पालक पिता का नाम क्या है? यानी कि किसके द्वारा शकुंतला का पालन पोषण किया गया था? महर्षि कण्व के द्वारा। इसका उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? यानी कि इसका स्रोत ग्रंथ कौन सा है? महाभारत का आदि पर्व और उसमें भी वृतांत है शकुंतला उपाख्यान और इसके अतिरिक्त ये कथा पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी मिलती है। तो अब देखिए एक बार कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करने हैं। ये अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे फेमस नाटक है। इनका कितने अंक है? 7 अंक। सबसे प्रसिद्ध अंक है चतुर्थ अंक। नायक और नायिका के नाम याद रख लीजिए, दुष्यंत और शकुंतला। और इसका उपजीव्य यानी कि स्रोत ग्रंथ कौन सा है? महाभारत का आदि पर्व और पद्म पुराण। तो इतने ही क्वेश्चन याद करने हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब दूसरे नाटक की बात करते हैं, विक्रमो उर्वश्यम। कितने अंक हैं इसमें? 5 अंक। नायक और नायिका कौन है? नायक है पुरुरवा और नायिका है उर्वशी। इन दोनों की प्रणय कथा का वर्णन है और ये उपजीव्य काव्य यानी कि इनका स्रोत ग्रंथ कौन सा है? ये पुरुरवा उर्वशी की कथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और महाभारत आदि में भी मिलती है। और महाकवि कालिदास ने इन वैदिक आख्यान को ही नवीन रूप प्रदान किया है और उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है और प्रसाद गुण की प्रधानता है। तो मुख्य प्रश्न के रूप में आपको इसके अंकों की संख्या याद रखनी है। नायक और नायिका कौन है? इसकी कथा वस्तु किन किन ग्रंथों से ली गई है? तो एक बार इनको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला नाटक देखते हैं, मालविका अग्निमित्रम। इसमें 5 अंक हैं और 96 श्लोक हैं। इसके नायक और नायिका देखते हैं। नायक है अग्निमित्र और नायिका है मालविका। एक बार इसका नाटक का नाम देखिए, मालविका अग्निमित्रम। इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा का वर्णन है। बस इतना ही प्रश्न आपको इसमें याद करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जो 2 खंड काव्य लिखे गए हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले ऋतु संहार। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है और ये 6 सर्गों में विभक्त है और इसमें 144 श्लोक हैं और कहीं कहीं पर इनकी संख्या 157 भी बताई गई है। और गीति काव्यों में सबसे पहला गीति काव्य ऋतु संहार ही है। कालिदास ही संस्कृत गीति काव्य परंपरा के प्रवर्तक कहे जाते हैं। सबसे पहले कौन सी ऋतु का वर्णन किया है? ग्रीष्म ऋतु का। अंतिम ऋतु के रूप में वसंत ऋतु का क्रम है। और 6 ऋतुएं कौन कौन सी बताई गई हैं और उन ऋतुओं का क्रम क्या है? सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु, फिर हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और अंत में बसंत ऋतु। इतने ही प्रश्न पर्याप्त हैं कि 6 ऋतुओं का वर्णन है, 6 सर्गों में विभक्त है।
पहली ऋतु कौन सी है, आखिरी ऋतु कौन सी है, इन 6 ऋतुओं का क्रम क्या है। चलिए दूसरा खंड काव्य देखते हैं, मेघदूत। नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर मेघ को दूत बनाकर भेजा गया है। तो यानी दूत कौन है यहाँ पर, मेघ यानी बादल। इसके 2 खंड हैं, 2 भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में 63 श्लोक हैं और उत्तर मेघ में 52 श्लोक हैं, यानी टोटल हो गए 115 श्लोक। पूर्व मेघ में रामगिरी से लेकर अलका नगरी के मार्ग का वर्णन किया गया है और उत्तर मेघ में यक्ष अपनी प्रिया के लिए संदेश भेजता है। यहाँ पे नायक और नायिका के रूप में कौन है, नायक है यक्ष और नायिका उसकी पत्नी यक्षिणी। यक्ष को शाप कौन देता है, कुबेर। शाप की अवधि कितनी है, 1 साल। इसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है, इसका स्रोत ग्रंथ क्या है, रामायण। और उसके अतिरिक्त ब्रह्म वैवर्त पुराण से भी इसकी कथा वस्तु ली गई है। और इस खंड काव्य में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है और इसमें रस के रूप में विप्रलंब श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। और मेघदूत की रचना से संस्कृत जगत में किस काव्य परंपरा का आरंभ हुआ, दूत काव्य परंपरा का आरंभ हुआ। और ये दूत काव्य परंपरा हमें कहाँ दिखाई देती है, सबसे पहले रामायण में, जब भगवान श्री राम ने हनुमान को दूत बनाकर भेजा था। तो यहाँ पर यक्ष अपनी पत्नी के पास संदेश किसके द्वारा भिजवाता है, मेघ को दूत बनाकर भिजवाता है। तो इतने प्रश्न आपको तैयार करने हैं कि मेघ को दूत बनाया, दूत कौन है, मेघ। कितने खंड है, 2 खंड है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इनकी श्लोकों की संख्या एक बार देख लेना, ठीक है। और इसका नायक कौन है, यक्ष और नायिका है यक्षिणी। यक्ष को शाप कौन देता है, कुबेर। शाप की अवधि क्या है, 1 साल। उपजीव्य ग्रंथ में कौन आते हैं, रामायण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। छंद, किस छंद का प्रयोग किया गया है, मंदाक्रांता छंद। और कौन से रस का प्रयोग किया गया है, विप्रलंब श्रृंगार रस। तो इस खंड काव्य से किस परंपरा का आरंभ हुआ, दूत काव्य परंपरा का। तो इस प्रकार आपको इतने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो आपके लिए एमसीक्यू हो या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, तो आप बहुत आसानी से उसे हल कर सकते हैं। और अगर आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखना पड़े तो उसके लिए भी आपको पहले शॉर्टकट में ही इस मटेरियल को याद करना है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको ये प्रश्न सब्जेक्टिव टाइप के रूप में आ गए तो कैसे अटेम्प्ट करोगे, सबसे पहले भूमिका, उसके बाद इनका जीवन परिचय जिसमें आप इनके माता पिता, जन्म स्थान, शिक्षा, दीक्षा, किस राजा के आश्रित रहे, ठीक है, विवाह इत्यादि आप यहाँ पर जोड़ेंगे। और उसके पश्चात इनका समय बताएंगे कि अंतः व बाह्य शास्त्र के अनुसार क्या समय बताया गया है। और उसके पश्चात इनकी हम रचनाएं बताएंगे, फिर उनकी रचनाओं को हम डिटेल में बताएंगे और उन रचनाओं में किन किन पक्षों पर बात की गई है, कौन कौन सी विशेषताओं पे बात की है। जैसे तो यहाँ पे इसकी हम सब हेडिंग बनाएंगे, प्रकृति चित्रण, उनकी रचनाओं में किस प्रकार का प्रकृति का चित्रण है, सामाजिक चित्रण, राजनीतिक चित्रण, धार्मिक चित्रण, पात्रों का चित्रण, चरित्र चित्रण इत्यादि विशेषताओं को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। और उसके पश्चात हम बताएंगे कला पक्ष और भाव पक्ष को। कला पक्ष में क्या आएगा, भाषा शैली, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद अलंकार और छंद के बारे में बताएंगे। भाव पक्ष में आप बताओगे कि कौन सा भाव है, कौन सा रस का प्रयोग है, कौन सी रीति
वा गुण का प्रयोग किया गया है। तो फिर एंड में आप निष्कर्ष बताएंगे। इस तरीके से आपको लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, तो ऐसे आपको हेडिंग बना के तैयार करना है। तो यहाँ तो हम बहुत शॉर्टकट में तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको शॉर्टकट में पता चल जाएगा इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनका क्या समय है, क्या रचना है, उस रचना में किस छंद अलंकार का प्रयोग किया गया, तो वह क्वेश्चन आपका डिटेल में भी आसानी से तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो आज की कक्षा में हमने संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों से संबंधित प्रश्नों को जाना कि किस तरीके से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे और हमें उसे किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। तो इससे संबंधित आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, संस्कृत को सीखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। आशा रख सकते हैं कि आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा और साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। तो ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय।